हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। लक्ष्य जेई 2026 बैच में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आज लेक्चर नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। लास्ट क्लास जो था उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर आपको दूंगा और वो एक्स्ट्रा लेक्चर लाना कि आपको संडे को मिलने वाला था, बट किसी रीजन की वजह से वो संडे को ना होके और मैं आपको मंडे को दे रहा हूँ, है ना। मुझे लगता है कोई दिक्कत है संडे मंडे में। आप लोग इस वाले सेशन को देखिए पूरा, और इस सेशन का जो शुरू वाला पोर्शन है, जो 45 का जो पोर्शन है, वैसे मानिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा होगा कि वो बहुत सारी आपका मतलब दिमाग चाटेगा, यूं मानो, है ना। आपको बहुत खोदना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको पता, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। यस। तो इस वाले पोर्शन को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही जिस दिन आपको ये मिले, लट से आपको ये मंडे को मिल रहा है, तो इस वाले नोट्स जो है वो मंडे को कंप्लीट करें, जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करें। आप बच्चे बोल रहे थे कि सर दो दे दो, है ना, 2 सेशन दे दो आप रिकॉर्डेड, तो 2 तो मैं नहीं दूंगा, है ना, एक ही सेशन में आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। या फिर अगर मान लो हुआ, अगर मेरे पास टाइम मान लो मैं रिकॉर्ड कर पाया तो चलो दूसरा भी दे देंगे, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे मानिए कि एक सेशन है जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है ना, और इसको आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। मेरे हिसाब से करना चाहिए हमें सेशन को स्टार्ट। आज वाले सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, देखो। हम लोग आज बात करने वाले हैं ट्रेंड्स इन इनोट वैल्यूज, है ना। ट्रेंड्स इन इनोट वैल्यूज, रिडक्शन पोटेंशियल की हम लोग यहां पर बात करेंगे। 2 तरह के रिडक्शन पोटेंशियल होंगे जिसकी यहां पर बात होगी। यस। और जैसे ही ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बहुत मैं काफी कुछ इसके बारे में बता चुका हूं आपको पहले भी, थोड़ा बहुत कुछ और है वो भी हम लोग देख लेंगे। कलर का मैं रीजन आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। यस। कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं ना। कैटलिस्ट वगैरह आप लोग 11th क्लास में, 12th क्लास में खूब सारे कैटलिस्ट आपने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में देखे हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हो, कैटलिस्ट आपको हर जगह पर देखने को मिलते हैं। यस। तो करते हैं अभी सेशन को स्टार्ट। और सबसे पहले, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट में जो सबसे पहले जिस रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात करने वाला हूं, यस, ट्रेंड्स इन द एम नॉट से एम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब मैं इस वाले पोटेंशियल के बारे में बात करने वाला हूं। ये इस पोटेंशियल की बात हो रही है, ई नॉट M2+ से M, इस वाले पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है ना। ये तो लिखा है ना M2+ से M। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए और क्लास 12th में पढ़ा है, तो आप सब लोग जानते हो कि यहाँ +2 से 0 में जा रहा मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये किस पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। और आप लोग ये भी जानते हो कि हम लोग जो भी चीजों में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के लिए हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी को काम में लेते हैं। चाहे हमें रिड्यूसिंग पावर कैलकुलेट करनी हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर कैलकुलेट करनी हो, ये सारी चीजें कैलकुलेशन के हम लोग क्या काम में लेते हैं, एसआरपी की वैल्यू ही काम में लेते हैं। और कैसे काम में लेते हैं, अगर आपको याद हो तो हम लोग ये पढ़ते थे कि अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम होगा, सर रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना, उसकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो उतनी ही जबरदस्त होगी। यस। अगर मान लीजिए आपका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा है, अगर एसआरपी ज्यादा है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो उतनी ही कम है ना। ये कुछ बेसिक चीजें, बहुत छोटी छोटी चीज जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बहुत सिंपल चीज है ये, तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा तोप वाली चीज तो चीज भी नहीं है, ये हम लोग वहां पर पढ़ते थे, है ना। और यहां पर यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो बहुत आसानी से होगा। यस, ये आप लोग मानते हो, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। और अगर मान लीजिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब उसका जो रिडक्शन है वो बहुत आसानी से होगा, है ना, और उसका जो ऑक्सीडेशन है वो काफी मुश्किल से होगा। यस। अब यहां पर एक छोटी सी चीज और समझिए, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जैसे मान लो आपका जो मेटल है, आपका जो मेटल है, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो जनरली सॉलिड स्टेट में रहता है और वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। लेकिन 2+ में भी कौन सी, 2+ एक्वस स्टेट में चला गया। सर ये आपने एक्वस क्यों लिया, एक्वस इसलिए लिया है क्योंकि जनरली जो भी रिएक्शंस होती है वो एक्वस मीडियम में ही होती है ना।
तो सॉलिड फेज में केमिकल रिएक्शन होती नहीं, एक्वस फेज में होती है। दैट्स वाई जो M2+ बनेगा वो अल्टीमेटली कौन से स्टेट में जाएगा, M2+ स्टेट में जाएगा। मैं थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के बारे में बात करना चाहता हूं कि मेरा जो मेटल है वो 2+ में गया है ना, 2+ एक्वस में गया है। और ये जो प्रोसेस है ऑब्वियस है इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज जरूर हुआ होगा, तो मैंने लिख दिया कि ये जो प्रोसेस है उसमें एंथैल्पी चेंज डेल्टा H है। अब आप सब लोगों ने बोर्न हैबर साइकिल पढ़ा, आप याद कीजिए कक्षा 11 का वो दिन जहां पर आप लोग बोर्न हैबर साइकिल पढ़ते थे। और बोर्न हैबर साइकिल ये कहता है कि यहां से यहां आप लोग और किस तरीके से जा सकते हो। सर मैं यहां से यहां इस तरीके से जा सकता हूं कि पहले मैं क्या करूंगा, M सॉलिड से M गैस में जाऊंगा, यस, फिर मैं M गैस से M गैस प्लस में जाऊंगा, फिर मैं M+ गैस से M2+ गैस में जाऊंगा, और 2+ गैस से फिर मैं 2+ एक्वस में जाऊंगा। मैं इस तरीके से, एक और प्रोसेस है, ये तो डायरेक्ट M सॉलिड से M2+ एक्वस में चला गया, और एक दूसरा प्रोसेस है जहां से मैं ऐसे ऐसे जा सकता हूं। लेकिन सर ऑब्वियस है इस वाले प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो अलग होगा, है ना। कुछ जैसे M सॉलिड से M गैस में जा रहा हूं तो यहां पर डेल्टा H सब्लिमेशन होगा, है ना, यहां पर सब्लिमेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी मुझे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हो इसको। M गैस से M+ गैस में जा रहा हूं, मतलब ये IE1 हो गया और ये IE2 हो गया। M2+ गैस से M2+ एक्वस में जाता हूं तो जो एंथैल्पी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये तो हाइड्रेशन हो रहा है ना, M2+ गैस से M2+ एक्वस में जा रहा है, इसका मतलब सर हाइड्रेशन हो रहा है, और हाइड्रेशन में एंथैल्पी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यस, लेकिन आपने हैश लॉ भी पढ़ा है साथ साथ, और हैश लॉ ये कहता है कि इस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज और इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी चेंज होगा सर वो बराबर होगा। और अगर बराबर होगा इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि M से M2+ जाने के लिए जो नेट एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H वो किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। मैं ऐसा कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं सर, है ना। आप समझिए, जो चीज मुझे समझानी है ना आप लोगों को, वो चीज समझाने के लिए मैं अभी माहौल बना रहा हूं, है ना। जो मुझे एक्चुअली चीज समझानी है आपको, मैं माहौल बना रहा हूं। अगर आपने माहौल समझ लिया ना, फिर तो उसके बाद जो चीज समझ में आने वाली है ना, वो एक एक स्लाइड ऐसे ऐसे निपटेगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। यस, ठीक है सर। लेकिन सर ये जो आपने एंथैल्पी लिखी है ना, इस एंथैल्पी में से ये जो 3 प्रोसेस है, डेल्टा सब्लिमेशन, IE1 और IE2, सर ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब इन प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, इन प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और सर ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला ये जो प्रोसेस है सर, हाइड्रेशन वाला, सर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सर, है ना। सर ये प्रोसेस कैसा है सर, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सर। यस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है सर, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए, अगर मुझे यहां से यहां आसानी से जाना है, अगर मैं यहां से यहां आसानी से जाना चाहता हूं, तो ऑब्वियस ही बात है जो मुझे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कम होना चाहिए। भाई यहां से यहां कब आसानी से जाऊंगा, जब मैं यहां से यहां आसानी से जाऊं, यहां से यहां आसानी से जाऊं, यहां से यहां आसानी से जाऊं, और यहां से यहां आसानी से जाऊं, तभी मैं डायरेक्ट आसानी से जा पाऊंगा। अब ये आसानी से कब जाऊंगा सर, आसानी से तब जाऊंगा जब सब्लिमेशन एनर्जी कम होगी, आसानी से सब्लिमेशन हो सके, है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके, IE1 की वैल्यू कम हो, IE2 का वैल्यू कम हो, और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। यहां से यहां आसानी से तब जाऊंगा जब हाइड्रेशन आसानी से होगा। और अगर हाइड्रेशन आसानी से हो रहा है, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि सर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब हाइड्रेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ज्यादा एनर्जी रिलीज तब होती है जब हाइड्रेशन आसानी से होता है, हाइड्रेशन में कम एनर्जी रिलीज तब होती है जब हाइड्रेशन मुश्किल से होता है। तो अगर मुझे यहां से यहां आसानी से जाना है, इसका मतलब हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, और हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है मतलब ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ऑब्वियस है, ज्यादा है, और ज्यादा कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हाईली नेगेटिव है। यस, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो प्रोसेस है, ये जो तीनों एनर्जी की वैल्यू है ना, ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये बहुत कम होना चाहिए, इन एंथैल्पी की जो वैल्यू है बहुत कम होनी चाहिए, तब मैं यहां से यहां बड़े आराम से जा सकता हूं। यस, ठीक है। और मैं कहूंगा कि ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू है सर, ये वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ये जो प्रोसेस है वो हाईली एक्सोथर्मिक होना चाहिए। एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी यहां इस प्रोसेस में वापस काम में आने लगेगी। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, यहां से यहां जाना तब आसान होगा जब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कम हो, सब्लिमेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो, और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो। अब आप समझिएगा, ये तो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज आप और समझो, अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस यहां से यहां आसानी से जा रहा है,
अगर यहां से यहां आसानी से जा रहा मतलब उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है। देखिए इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है, और ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है इसका मतलब सर वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इसका मतलब उसका एसआरपी का वैल्यू कम होगा, उसका एसआरपी का वैल्यू कम होगा। वापस समझो, अगर यहां से यहां आप आसानी से जा पा रहे हो इसका मतलब ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है उस एलिमेंट का, ऑक्सीडेशन आसानी से होगा इसका मतलब वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब उसका एसआरपी कम होगा। मान लीजिए मैं आपके सामने 3-4 एलिमेंट दे दूं और उनके एसआरपी की वैल्यू दे दूं, और एसआरपी भी कौन सा, ये वाला एसआरपी 2+ से m है ना, रिडक्शन पोटेंशियल 2+ से m। अगर मैं इस एसआरपी की वैल्यू आपको दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो यहां से यहां आसानी से जाएगा, तो आप सीधा एक बात कहना, जिसका एसआरपी कम होगा उस एलिमेंट के लिए यहां से यहां जाना आसान होगा। जिसका एसआरपी कम होगा उसके लिए यहां से यहां जाना आसान होगा। इसको आप अपने शब्दों में लिख लो भले अपनी कॉपी में, कि जिस एलिमेंट का ये वाला एसआरपी है ना, मैं आप चाहो तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, है ना, आप चाहो तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि ये वाला एसआरपी, ये वाला जो पोटेंशियल E0 M2+ से M जितना कम होगा, जितना कम M सॉलिड से M2+ जाना उतना आसान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये वाली चीज पकड़ ली ना तो फिर क्वेश्चन खत्म हो गया। ये जो टॉपिक है ये एकदम से आपको खटाखट समझ में आएगा, आप ये ध्यान रखो। और जितना कम, कम का मतलब हो गया कि वो नेगेटिव में भी हो सकता है, मोर नेगेटिव, है ना, मैं ऐसे कह सकता हूं लेस पॉजिटिव या फिर मोर नेगेटिव, वो कम ही होता है ना। एक अगर मान लो लिखा है -1 और एक लिखा है -3, इसका मतलब -3 कम है -1 से, तो जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना अच्छा है, आप M से M2+ उतनी ही आराम से जाओगे। अगर मैं इसी चीज को एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूं, कम का मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना, मोर नेगेटिव है ना, जितना कम मतलब मोर नेगेटिव है ना, जितना कम मतलब मोर नेगेटिव, यस, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी छोटी होती है। अब मैं इसी चीज को एक और तरीके से भी समझा सकता हूं अगर आप लोग कहो तो। मेरे हिसाब से ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है ना, यही चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहां से यहां जाना तब आसान है जब एसआरपी कम होगा। कौन सा एसआरपी, E0 M2+ से M। ये इस चीज को समझाने का एक तरीका, और सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है। अब अगर मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना चाहूं, है ना, अगर मैं इसको और कॉम्प्लिकेट करना चाहूं तो देखिए मैं इसको और कैसे समझाऊंगा। मैं ये बोलूंगा कि यहां से यहां अगर मुझे जाना है, अगर मुझे M सॉलिड से M2+ एक्वस में जाना है, और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज है वो ΔH है, तो जो ΔG है वो नेगेटिव होना चाहिए, तब मैं यहां से यहां जा पाऊंगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, और ΔG नेगेटिव होना चाहिए। ΔG का फॉर्मूला क्या होता है, ΔG इज इक्वल टू -NF E ऑफ सेल E। तो मैं ΔG0 या E0 लिख देता हूं। और E0 कौन सा बताओ, इस प्रोसेस में E0 कौन सा, E0 M2+ से M। नहीं सर, यहां पर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो पोटेंशियल है ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इस रिएक्शन का अगर मुझे ΔG निकालना है तो इसी रिएक्शन का मुझे E0 चाहिए होगा, और E0 इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो E0 M2+ से M। अब मुझे एक बात बताइए, ΔG0 नेगेटिव कब होगा सर, ΔG0 नेगेटिव तब होगा जब E0 M से M2+ पॉजिटिव होगा। मैं ऐसे कह सकता हूं E0 M से M2+ पॉजिटिव होगा तो ΔG पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये रिएक्शन बड़े आराम से हो जाएगी, मतलब यहां से यहां जाना आसान होगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा एसआरपी, ये एसओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये जो एसआरपी है M2+ से M ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। वापस वही बात आ गई कि ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, यहां से यहां जाना उतना ही आसान होगा, रिएक्शन उतनी ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। और यही चीज मैंने यहां पर भी लिख दी है, देखो ये लिखा हुआ कि ये जितना कम होगा मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही M से M2+ बनना आसान है। और इसी चीज को मैंने ΔG से रिलेट करके इस तरीके से बता दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? यस। तो घुमा फिरा के भले कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, एक ही बात है। मैं इसी चीज को एक और तरीके से भी समझा सकता हूं, है ना। एक और तरीके से कैसे समझा सकते हैं सर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ΔG इज इक्वल टू ΔH माइनस T ΔS। वापस से वही बात, अगर इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो ΔG का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। अब ΔG का वैल्यू नेगेटिव कब होगा सर, देखिए इसमें एंट्रोपी तो बढ़ी रही है, सॉलिड से एक्वस में जा रहा है तो ΔS तो पॉजिटिव, मतलब इधर वाली वैल्यू नेगेटिव है।
मुझे चाहिए डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा, डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब मेरा जो डेल्टा एच है ये कम हो, है ना, लेस वैल्यू हो। अगर इसकी वैल्यू बहुत कम हो, है ना, लेस हो या फिर नेगेटिव में हो जाए तो और बढ़िया है। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी अपने आप नेगेटिव हो गया मतलब यहां से यहां अपने आप चली जाएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब यहां से यहां जाने के लिए मेरा जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू काफी कम होनी चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। और यही तो मैं बोल रहा हूं भाई, यहां से यहां जाने के लिए ये जो डेल्टा एच का वैल्यू है ये नेगेटिव होना चाहिए, ये काफी कम होना चाहिए। काफी कम कब होगा, ये वैल्यू कब कम होगी, जब इनकी वैल्यूज कम हो और इसकी वैल्यू ज्यादा हो। ये वैल्यूज कम होंगी मतलब देना कम पड़ रहा है, और ये वैल्यू ज्यादा होगी मतलब ज्यादा रिलीज हो रहा है। अगर रिलीज ज्यादा होगा, देना कम पड़ रहा है, तो नेट डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपका नेट डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, ये पहले से ही नेगेटिव है, तो डेल्टा जी अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी और आप एम सॉलिड से M2+ बड़े आराम से चले जाओगे। तो समझा दिया मैंने, बहुत सारे तरीके से समझा दिया, 2-3 मेथड से समझा दिया, लेकिन मोटी मोटी बात हर बार एक ही निकल के आ रही है कि अगर E0 M2+ से M ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, M सॉलिड से M2+ बनना उतना ही आसान होगा। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, M सॉलिड से M2+ बनना उतना ही आसान होगा कब, जब आपकी सब्लिमेशन एनर्जी कम हो, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। और अगर बनना आसान है इसका मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना। और ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये वाली वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब डेल्टा एच सब्लिमेशन की वैल्यू कम हो, यस, जब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो और जब हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो। घुमा फिरा के जैसी मर्जी हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप लोग कह सकते हो। ठीक है सर, इतना तो मोटी मोटी चीज हमें समझ में आ गई है सर, है ना। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाने पर, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर M सॉलिड से M2+ एक्वस बनना इजी होगा या फिर मुश्किल होगा? यहां से यहां जाना आसान होगा या मुश्किल होगा? आप बोलोगे सर देखिए, एक नॉर्मल सा ट्रेंड, जो जनरल ट्रेंड है वो ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। अब आप खुद सोचो, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो सर यहां से यहां जाना मुश्किल है, और अगर यहां से यहां जाना मुश्किल हो रहा है, यहां से यहां जाना मुश्किल हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा E0 M2+ से M है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी। इस वाली चीज को रिलेट किया क्या तुमने? क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी बात वापस सुनो, क्या बोला मैंने, वापस सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज करती है, साइज डिक्रीज करती है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। जब आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, जब आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, उस केस में क्या होगा, M सॉलिड से M2+ एक्वस बनना मुश्किल होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन मुश्किल होगा, ऑक्सीडेशन मुश्किल होगा मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा, और रिड्यूसिंग पावर कम होगा मतलब SRP का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर जो जनरल ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो जनरल ट्रेंड है वो ये होना चाहिए कि E0 M2+ से M लेस नेगेटिव होता जाएगा, या फिर लेफ्ट टू राइट जाने पर E0 M2+ से M इंक्रीज करेगा। एक ही बात है, जो आपका मन करे वो आप लोग कह सकते हो, जो आपका मन करे वो आप लोग कह सकते हो। लेफ्ट टू राइट जाने पर ये प्रोसेस मुश्किल है, ये प्रोसेस मुश्किल है। ये प्रोसेस आसान कब था, देखो यहां लिखा था, ये प्रोसेस आसान कब था, M से M2+, जब SRP का वैल्यू कम था। और ये मुश्किल है, इसका मतलब SRP का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर M से M2+ में जाना मुश्किल होता जा रहा है, इसका मतलब SRP बढ़ता जा रहा है, SRP बढ़ता जा रहा है मतलब लेस नेगेटिव होता जा रहा है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? हाँ सर, ये जनरल ट्रेंड है ना। ये 3D सीरीज में क्या है सर, ये जनरल ट्रेंड है सर, ये ऐसा होना चाहिए। हाँ एक्सेप्शन, चलो ठीक है, वो अलग बात है, एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड ये कहता है सर। अब मैं आपके सामने एक डेटा मैं दिखाने वाला हूं, आपके सामने मैं एक ग्राफ दिखाने वाला हूं, और वो ग्राफ भी आपको यही बोलेगा कि 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर E0 M2+ से M, इस SRP का जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव हो रहा है, उसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है या फिर लेस नेगेटिव होता जा रहा है। और वो जो ग्राफ है वो आपके सामने है, ये देखिए, ये जो ग्राफ है वो आपके सामने है। एक बार के लिए आप इसको भूल जाइएगा कि यहां पर कुछ है, इसको भूल जाना, यस, और आप इसको भी भूल जाना एक बार के लिए, और आप इसको भी भूल जाना एक बार के लिए।
ये 3 एलिमेंट, इनको भूल जाना आप लोग। इन 3 एलिमेंट को भूल जाओ। आपको एक चीज नोटिस होगी कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, FeCO, Ni, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जो आपका SRP है देखो वो लेस नेगेटिव होता जा रहा है, -1.5 और लेस नेगेटिव, -1, -0.5, -0.05, और ये तो पॉजिटिव में चला गया। क्या आपको ये जनरल ट्रेंड दिख रहा है ऐसा? क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर E0 M2+ से M जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वो लेस नेगेटिव होता जा रहा है, और लेस नेगेटिव होता जा रहा है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये मुश्किल होता जा रहा है ना? ये जो प्रोसेस है मुश्किल होता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल क्यों होता जा रहा है? अगर कोई तुमसे रीजन पूछे कि प्रोसेस क्यों मुश्किल होता जा रहा है, ये मुश्किल इसलिए होता जा रहा है बिकॉज सर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, और सर जो साइज है वो छोटी हो रही है। साइज छोटी हो रही है, सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो यहां से यहां जाना मुश्किल, और यहां से यहां जाना मुश्किल, तो आपका SRP का वैल्यू लेस नेगेटिव हो रहा है, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव हो रहा है, या फिर SRP का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। यस, और यही जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट आपके सामने यहां लिखा हुआ है। मैं इसको यहां ले जाना चाहता हूं। देखिए ये पॉइंट क्या कहता है, लिखता है द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव इनोस वैल्यू अक्रॉस द सीरीज, लेस नेगेटिव इनोट वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज इज रिलेटेड टू जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेफ्ट टू राइट जाने पर I1 और I2 का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका इसी वजह से M सॉलिड से M2+ में बनना मुश्किल होता जा रहा है, और बनना अगर मुश्किल है, ये वाला प्रोसेस जो है ये मुश्किल से हो रहा है, और अगर ये प्रोसेस मुश्किल हो रहा है इसका मतलब E0 M2+ से जो M है ये वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है या लेस नेगेटिव होती जा रही है, एक ही बात हो गया। -1, -0.5, -0.25 लेस नेगेटिव होती जा रही है या फिर बढ़ रही है, एक ही बात हो गई, है ना? तो ये वाला जो पॉइंट है ये स्कूल एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर E0 वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलोगे E0 वैल्यूज लेस नेगेटिव हो रही है, उसका रीजन क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। सर ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया सर, ठीक बात है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए 3D सीरीज में एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका जो E0 M2+ से M है वो पॉजिटिव है, और वो एलिमेंट कौन सा है बताइए? और वो एलिमेंट कौन सा है? तो आप बोलोगे 3D सीरीज में सिर्फ एक एलिमेंट है कॉपर, है ना? सिर्फ एक एलिमेंट है कॉपर, जिसका E0 कॉपर 2+ से जो कॉपर है सर वो कैसा है? पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। आपने एप्लीकेशंस पढ़ी थी, है ना? आपने एप्लीकेशंस पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, और उन एप्लीकेशंस में आप एक पॉइंट लिखते थे कि अगर SRP का वैल्यू नेगेटिव है तभी आपका मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मान लो एक रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, Zn+2HCl gives ZnCl2+H2, मतलब ये जो जिंक है वो इस एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इसके रिडक्शन पोटेंशियल से कम हो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो जिंक है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और इससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसको होना है। H+ का जो रिडक्शन जो E0 होता है, E0 H+ से H2 वो होता है 0। अगर इससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जिंक को होना है तो मतलब इसका SRP इससे कम होना चाहिए, और इससे कम होने का मतलब नेगेटिव होना चाहिए। ये तो 0 है तो इससे कम मतलब नेगेटिव। तो आप एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक पॉइंट पढ़ते थे कि अगर किसी भी मेटल का SRP अगर नेगेटिव है तो वही मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा सकता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या कॉपर डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करवा सकता है क्या? आप सीधा सीधा मना कर दोगे। एक और अच्छा क्वेश्चन जो आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है या फिर जेईई मेंस में पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट 3D सीरीज में ऐसा है जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करवा सकता? वो है सर कॉपर। यस, वो है सर कॉपर। ठीक है सर, ये देखो ये वाला पॉइंट जो है आपके सामने लिखा है, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव E0 वैल्यू अकाउंट्स फॉर इस इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, है ना? ये एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करवा सकता। हाँ, कोई बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो वो कॉपर के साथ रिएक्ट जरूर कर सकता है। नहीं तो जो बाकी डाइल्यूट एसिड्स है जैसे HCl वगैरह हो गए, ये कॉपर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। अगर उसके सामने कोई बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ला दोगे तो obvious सी बात है फिर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हो ही जाएगा, है ना? वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हो ही जाएगा।
और वो रिएक्ट कर लेगा, लेकिन नॉर्मल जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनसे वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करवा सकता, मतलब उनके साथ वो रिएक्ट नहीं कर सकता, है ना। ये वाला पॉइंट भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया। आप समझो, ये जो एक एक पॉइंट लिखा है ना आपकी एनसीईआरटी में, एक एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी ने क्या किया, एक लाइन लिखा और छोड़ दिया उसको, और वो जो लाइन है उसको समझना अपने आप में बहुत भारी काम है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ यही चीज है कि उसकी एक एक लाइन जो उसको समझना भारी काम है, हर लाइन जो उसका एक कॉन्सेप्ट है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक लाइन को आपको समझाऊं विद कॉन्सेप्ट कि ये जो लिखा है ये क्यों हो रहा है और ये जो लिखा है ये क्यों हो रहा है। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गई। फिर उसके बाद एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर कॉपर के केस में ऐसा क्या हो गया कि साला कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा कॉपर का एसआरपी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कॉपर के लिए कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ एक्वस जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसआरपी जितना कम होता है उतना आसान होता है। इसका एसआरपी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कॉपर से कॉपर 2+ जाना बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल क्यों हो रहा है, ये मुश्किल क्यों हो रहा है, सुनो मेरी बात को, ये इसलिए मुश्किल हो रहा है, सुनो। ये आपका कॉपर है, मैंने अभी जैसे आपसे बोला था कि कॉपर पहले किस में जाएगा, गैस में जाएगा, फिर उसके बाद किस में जाएगा, Cu2+ गैस में जाएगा, Cu+ गैस में जाएगा, फिर Cu2+ गैस में जाएगा, और फिर Cu2+ एक्वस में जाएगा। तो मुझे बात करनी है यहां से यहां तक की, कि यहां से यहां तक जाना कॉपर के लिए बहुत मुश्किल है। अरे भाई साहब मुश्किल क्यों है, क्योंकि सोचो आप एक चीज सोचो कि जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s1 3d10, यस। और अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो IE1, तो क्या बन गया, कॉपर +1 बन गया, Ar 3d10 बन गया। फिर आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, Cu2+ बनेगा। लेकिन तुम मुझे खुद एक बात बताओ, जब आप इस Cu+ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने गए, जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने गए, जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने गए तो क्या हुआ, आपको एक 3d10 कॉन्फ़िगरेशन मिला। और ये जो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है सर, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफी मुश्किल है। और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफी मुश्किल है मतलब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, यहां पर है IE1, यहां पर है IE2, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है सर ये वैल्यू बहुत हाई है। और यहां से यहां जो प्रोसेस है वो कैसा है, सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है, और Cu2+ का फर्दर क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। लो जी, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। तो हो क्या रहा है कि कॉपर के केस में ये जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ना यहां से यहां तक, ये बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस वैल्यू को ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है कंपनसेट नहीं कर पा रहा, यहां बहुत ज्यादा वैल्यू देनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, यहां इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पा रही। मतलब जितनी वैल्यू देनी पड़ रही है उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, इसी वजह से यहां जाना मुश्किल होता जा रहा है। सोचो आप ऐसे यहां से यहां जाने के लिए सोचो, आपको 50 जूल एनर्जी देनी पड़ती, और यहां से यहां जाने पर 70 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। 50 की जरूरत पड़ रही है, 70 रिलीज हो रही है, तो भाग के जो आपका एलिमेंट होगा वो यहां से यहां चला जाएगा, कॉपर सॉलिड से Cu2+ एक्वस में चला जाता। लेकिन हो क्या रहा है, यहां पर जो वैल्यू है बहुत हाई है, ये जो वैल्यूज है बहुत हाई है, ज्यादा देनी पड़ रही है, कम रिलीज हो रही है। इसी वजह से कॉपर के लिए यहां से यहां जाना बहुत मुश्किल है, और यहां से यहां जाना बहुत मुश्किल है मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन मुश्किल से होगा, ये बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इसका एसआरपी काफी हाई होगा। ये वाला पॉइंट लिखा हुआ, आप चाहो तो देख सकते हो कि द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2+ इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहां से यहां जाने में जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हाइड्रेशन एंथैल्पी से पूरा नहीं हो पा रहा। दैट्स वाई कॉपर के लिए प्रोसेस मुश्किल है, और ये प्रोसेस मुश्किल है तो इसका एसआरपी काफी हाई है, और इतना हाई है कि वो एसआरपी पॉजिटिव आ गया। बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई क्या? मैं एक एक लाइन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई क्या? पक्का? आगे चलूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट समझाऊं आपको। ठीक है सर, चलिए सर आगे चलिए। कहता है कि जो E0 की वैल्यू है वो Mn निकल और जिंक के लिए मोर नेगेटिव है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। देख लो, अब आप यहां आ जाओ वापस, इसको हटाओ, इसको हटा दो। देखो ये कह रहा है कि ये जो आपका यहां पर है Mn, अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से देखूं तो जो Mn है वो यहां कहीं होना चाहिए था, लेकिन Mn के लिए जो E0 M2+ से M ये वाला जो एसआरपी है ये एक्सपेक्टेड से काफी कम है। वैसे ही निकल के लिए भी कम है, ये यहां होना चाहिए था,
और ये जो आपका जिंक है उसके लिए भी कम है, एक्सपेक्टेड से काफी कम है। जिंक का तो यहां होना चाहिए था, लेकिन देखो है कितना, एक्चुअली इतना है। और निकल के लिए भी, निकल के लिए भी यहां होना चाहिए था कहीं, और है इतना। तो एमएन के लिए काफी कम है, निकल के लिए काफी कम है, और जिंक के लिए काफी कम है। एसआरपी का वैल्यू जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम है। अरे कम है इनका मतलब इनके लिए जो प्रोसेस है वो आसान है, क्योंकि एसआरपी जितना कम होता है एम से M2 प्लस जाना उतना ही आसान होता है। और इनके लिए एक्सपेक्टेड से कम है, मतलब इनके लिए M से M2 प्लस 2 जाना आसान है। हमें रीजन ये देखना है कि आसान क्यों है। मैं आपको बताता हूं आसान क्यों है। आइए आप सबसे पहले बात कीजिए मैंगनीज के लिए, Mn के लिए। सर जो Mn है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar 4s2 3d5। और सर जो Mn2 प्लस है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5। और 3d5 क्या है सर? 3d5 है सर हाफ फिल्ड। अरे मुन्ना, अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है। अरे भैया जी, अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो Mn जो होगा वो Mn2 प्लस में बड़े आराम से चला जाएगा। बोलेगा भाई मैं बहुत इजीली चला जाना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मेरा जो Mn2 प्लस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। मतलब Mn के लिए यहां से यहां जाना काफी आसान है, उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उसका जो एसआरपी वैल्यू है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी कम होगा, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Mn2 प्लस। Mn2 प्लस बड़े आराम से स्टेबल हो जाएगा, तो बहुत आराम से M से M2 प्लस बन जाएगा। और जब आराम से बनता है तो एसआरपी की वैल्यू कम होती है। तो आपसे कोई पूछे Mn के लिए एसआरपी एक्सपेक्टेड से कम क्यों है, आप बोल देना बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Mn2 प्लस। जिंक के लिए क्यों कम है, आ जाइए जिंक के लिए भी देख लेते हैं। सर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10। हाँ जी सर बिल्कुल होता है। सर जो हमारा जिंक 2 प्लस है, सर Zn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Zn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है 3d8। अरे सर ये तो फुली फिल्ड है। बिल्कुल है सर। और अगर ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और अगर ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, अगर ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब जिंक के लिए भी Zn से Zn2 प्लस बनना काफी आसान है, बिकॉज ये स्टेट काफी स्टेबल है, काफी आसान है। Zn से M2 प्लस बनना आसान है, मतलब एसआरपी का वैल्यू कम होगा। जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Zn2 प्लस। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ठीक है सर। फिर कोई बोलेगा अरे भैया जी निकल के लिए कम क्यों होता है? फिर मैंने कहा याद कर 3D सीरीज में जब तू लेफ्ट टू राइट जाता था तो तेरी जो साइज है वो डिक्रीज करती थी, निकल की साइज काफी कम होती थी। लेफ्ट टू राइट जाने पर निकल का साइज काफी कम है। और अगर इसका साइज काफी कम है तो याद करो हम लोग लिखते थे हाइड्रेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है सर वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर Ni2 प्लस का साइज काफी कम है, अगर बहुत छोटी साइज है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। और अभी मैंने आपसे बोला था हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, देखिए ये रहा, हर एक चीज एक एक पॉइंट आपको बता रखा है, एक एक पॉइंट आपको बता रखा है कि आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना आसान होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा, आपका जो एसआरपी है उतना ही नेगेटिव होगा, उतना ही कम होगा। मैं आपसे कह रहा था ना ये जो पॉइंट्स हैं फिर तो एक एक करके एकदम से खटाखट समझ में आते जाएंगे। सबसे जो जरूरी चीजें हैं वो शुरू की 3-4 वाली स्लाइड है, ये जो शुरू में मैंने आपको 3-4 स्लाइड्स बताई हैं, ये स्लाइड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर ये समझ में आ गया फिर तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो भाई एक एक पॉइंट है खटाखट 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 आपको समझ में आता जाएगा, है ना। ग्राफ का पूरा निचोड़ बताया है, एक एक लाइन जो लिखी है वो एक एक लाइन मैंने आपको समझाई है। ऐसा नहीं कि बस देखा और खटाखट आगे बढ़ गया मैं। और ये मानते हुए समझाई है कि जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा ही ना हो या फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती ना हो। मैंने पूरा पूरा ध्यान दिया है और पूरा कंसंट्रेशन से और पूरी मेहनत से एक एक लाइन समझाई है। आपको ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा था, है ना, ये नहीं समझ में आया था तो मुझे ये नहीं समझ में आया। नहीं, ये बकवास आप नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा ट्रेंड्स इन E0 M2 प्लस से M हो गया है खत्म। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वापस मैं बता देता हूं। अगर मैं उसको समराइज कर दूं एक ही बार में, है ना, जो हमने पिछले आधे घंटे में 30 मिनट्स में जो चीज पढ़ी है अगर मैं उसको समराइज करूं 1 मिनट में तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर E0 M2 प्लस से M का वैल्यू जो जनरल ट्रेंड है वो ये कहता है कि ये लेस नेगेटिव होता जाता है, या फिर E0 M2 प्लस से M इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज M से M2 प्लस जाना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल क्यों होता जा रहा है? बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, दैट्स वाई M से M2 प्लस जाना
मुश्किल हो रहा है। अकेला एक ऐसा एलिमेंट जिसका रिडक्शन एसआरपी ई नोट एम टू प्लस से एम ई नोट एम टू प्लस एम पॉजिटिव है, वो है कॉपर। और वो क्यों है? बिकॉज उसके लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कंपनसेट नहीं हो पा रहा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से। यस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एमएन जिंक और निकल के लिए जो एसआरपी का वैल्यू है जितना आपने सोचा था उससे काफी कम है। और काफी कम होने का जो रीजन है वो क्या है कि निकल के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है उसकी, जिंक के केस में Zn2 प्लस एक्स्ट्रा स्टेबल है और Mn के केस में Mn2 प्लस एक्स्ट्रा स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस। अब हम लोग अगले जो प्रोसेस है, अगला जो पोटेंशियल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट कौन से एसआरपी के बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो इस वाले पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ई नॉट M3 प्लस से M2 प्लस, इस पोटेंशियल की बात होगी। यस, इस वाले पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, इस वाले पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, कर लेते हैं, इस वाले पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर देखिए, आपका जो मेटल है वो कौन सी स्टेट में है? M2 प्लस में है और उसको कन्वर्ट होना है किस में? M3 प्लस में। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इस प्रोसेस के लिए ई नॉट, इस वाले एसआरपी को मैंने लिख दिया है ई नॉट M3 प्लस से M2 प्लस। मुझे एक चीज बताइए, वापस से मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी कम वैल्यू मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव वैल्यू, जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू होगी, ये वैल्यू जितनी कम होगी, क्या मैं कैसे कह सकता हूं वो जो एलिमेंट होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। यस, और अगर ऑक्सीडेशन आसानी से होगा इसका मतलब यह प्रोसेस आसान होगा, यह प्रोसेस इजी होगा। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? जल्दी बताओ। हाँ सर, मतलब बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। यहां से यहां जाना कब आसान होगा? जब इसका ऑक्सीडेशन इसी आसानी से हो। ऑक्सीडेशन आसानी से कब होगा? जब उसको वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो। और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा? जब उसका एसआरपी का वैल्यू कम होगा। एसआरपी जितना कम, उसका ऑक्सीडेशन उतना आसान और ये प्रोसेस उतना ही इजी होगा। इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। बहुत आसान, बहुत इजी। और अब तो ये प्रोसेस आपको और आसान लगेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बात और बताओ, अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है ना, अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है ना? अगर आपसे कोई बोले M3 प्लस से M2 प्लस, इसकी वैल्यू वेरी लेस, ये वैल्यू बहुत कम है, या फिर मोर नेगेटिव, तो विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, 2 प्लस और 3 प्लस? दिमाग लगाओ। देखें, मैं कह रहा हूं कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत कम है, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? प्रोसेस से चलो, आप बोलोगे अगर ये वैल्यू कम है, अगर ये वैल्यू बहुत कम है इसका मतलब ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। और ऑक्सीडेशन आसानी से होगा मतलब M3 प्लस आसानी से बनेगा। अरे बेटा, अगर M3 प्लस आसानी से बनेगा इसका मतलब M3 प्लस इज मोर स्टेबल देन M2 प्लस। समझो इस बात को आप लोग। और अगर मैं ऐसे कहूं, अगर मैं ऐसा कह दूं कि ई नॉट M3 प्लस से M2 प्लस, इसकी वैल्यू काफी हाई है, मान लेते हैं कि मोर पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, अगर ये वैल्यू बहुत हाई है इसका मतलब सर यहां से यहां जाना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? बिकॉज M3 प्लस इज लेस स्टेबल, M2 प्लस इज मोर स्टेबल। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। और ये प्रोसेस, ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। आप एसआरपी की वैल्यू देखिए, इस वाले एसआरपी की वैल्यू देखिए, अगर ये काफी कम है इसका मतलब प्रोसेस आसान होगा, और आसान होगा इसका मतलब सर M3 प्लस ज्यादा स्टेबल है। और अगर एसआरपी बहुत हाई है इसका मतलब यहां से यहां मुश्किल है। मुश्किल है मतलब क्यों? M2 प्लस कम स्टेबल, M2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, वो M3 प्लस में नहीं आना चाहता। तो 3D सीरीज में मैं आपको कुछ वैल्यूज दिखाना चाहता हूं। आपकी जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही वैल्यूज लिखी हुई है, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही वैल्यूज लिखी हुई है। दैट्स व्हाई मैं भी इतनी ही वैल्यूज लेके आया हूं। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe और CO, इनमें से आप लोग एक चीज देखो,
इन तीन का जो एसआरपी है बेटा वो नेगेटिव है, देख रहे हो आप लोग, इन तीन का जो एसआरपी है नेगेटिव है, और जब एसआरपी नेगेटिव है इसका मतलब मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बोला था जब एसआरपी नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है, इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, M3+ इज मोर स्टेबल। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या इनके लिए? और यहां पर इन तीनों का देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब M2+ इज मोर स्टेबल। क्या मैं ये चीज कह सकता हूं क्या? तब आपको बोलना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके अगर सुनोगे, है ना, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे तभी चीज समझ में आएगी, नहीं तो कब क्या हो गया, कब एसआरपी कम हो गया, बढ़ गया, कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, कौन कम स्टेबल हो गया, सब कुछ ऊपर से उड़ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे हो ना ये सारी चीजें, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। मेरे हिसाब से ये कहानी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वापस एक जनरल ट्रेंड की बात करते हैं, बीच में जो एक्सेप्शन है उसको छोड़ दो। एक जनरल ट्रेंड ये कहता है, एक जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, है ना, जो जनरल ट्रेंड है वो क्या कहता है, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, तेरा जो ये वाला एसआरपी है ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है, इंक्रीज करने का मतलब लेस नेगेटिव होती जा रही है या फिर मोर पॉजिटिव होती जा रही है। तो एक जनरल ट्रेंड देख ले, -0.37, -0.26, 1.57, 1.97। एक जनरल ट्रेंड ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका जो ये वाला एसआरपी है ये इंक्रीज करता जा रहा है, और ये वाला एसआरपी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सर M2+ से M3+ बनना मुश्किल होता जा रहा है। सिंपल है सर, यस ये एसआरपी इंक्रीज कर रहा है, एसआरपी इंक्रीज कर रहा है मतलब ये प्रोसेस मुश्किल होता जा रहा है। ये एसआरपी जितना कम होता है उतना आसान होता है ये प्रोसेस, एसआरपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये प्रोसेस मुश्किल होता जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल क्यों हो रहा है? अरे सर क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज कर रहा है, और साइज डिक्रीज करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा ना सर। M2+ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पर ये प्रोसेस मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है सर, साइज छोटी हो रही है, और अगर प्रोसेस मुश्किल हो रहा है तो ये जो एसआरपी है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, जो कि आपको यहां पर दिख ही रहा है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो इन एक्सेप्शंस के बारे में भी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक स्लाइड लिखी हुई है आपके सामने, ये लिखा हुआ कहता है कि ये जो आपका एसआरपी है E0 M3+ से M2+, वो स्कैंडियम के लिए काफी कम है। हालांकि जो एनसीईआरटी ने वैल्यूज दे रखी है उसमें स्कैंडियम की वैल्यू नहीं दे रखी उसने, लेकिन उसने मेंशन कर रखा है ना, एक पॉइंट लिख रखा है आपके एनसीईआरटी में, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यू है वो स्कैंडियम के लिए काफी कम है। अरे भाई साहब, अगर ये वैल्यू स्कैंडियम के लिए काफी कम है, इससे मुझे क्या समझ में आता है? सर मुझे यह समझ में आता है कि स्कैंडियम के लिए प्रोसेस आसान है। और स्कैंडियम के लिए प्रोसेस क्यों आसान है? वो इसलिए आसान है क्योंकि आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होता है सर, Ar 4s2 3d1 होता है। अरे सर स्कैंडियम का जो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है Ar। सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम 3+ का, और जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। और अगर बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब जो स्कैंडियम होगा बड़े आराम से स्कैंडियम 3+ में पहुंच जाएगा, M से M3+ आसानी से बनेगा, एसआरपी का वैल्यू काफी कम होगा। रीजन इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम 3+। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पक्का? आगे चलते हैं। कहता है कि जो E0 M3+ से M2+ ये वाला पोटेंशियल है, ये वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? जिंक के लिए होती है। हालांकि वापस मैं बोल दूं, जो वैल्यूज दिखी है उसमें जिंक के लिए वैल्यू नहीं दे रखी है इसने, लेकिन फिर भी इसने एक लाइन में मेंशन कर रखा है कि वैल्यू जिंक के लिए काफी हाई होती है। जिंक के लिए काफी हाई होती है, इसका मतलब जिंक का Zn से Zn3+ बनना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप सब जानते हो कि जो जिंक है Ar 4s2 3d10 होता है, और जो Zn2+ है वो Ar 3d10 होता है। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो। और अगर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। अगर ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो सर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाना चाहता। M से M3+ बनना बहुत मुश्किल है, M2+ से M3+ बनना बहुत मुश्किल है। देखो Zn2+ से Zn3+ नहीं बनेगा, और अगर बनना बहुत मुश्किल है मतलब एसआरपी का वैल्यू काफी हाई होगा, और सबसे हाई होता है ये। जो डेटा है वो ये कहता है कि जिंक के लिए ये जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा हाई होगी। हालांकि हमारे पास ये डेटा नहीं दिया हुआ है। स्कैंडियम के लिए बहुत कम होता है, रीजन उसका स्कैंडियम 3+ बहुत ज्यादा स्टेबल है।
तो बड़े आराम से स्कैंडियम 2+ से 3+ बन जाएगा। जिंक के लिए वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, क्यों? क्योंकि Zn2+ से Zn3+ नहीं बनेगा, तो SRP अपने आप ही हाई हो गया। ठीक है सर, कुछ और भी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखो, जब आप टाइटेनियम से वेनेडियम गए तो लेस नेगेटिव वैल्यू हुई, मतलब प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन जब आप वेनेडियम से क्रोमियम गए तो मोर नेगेटिव वैल्यू हो गई, मतलब क्रोमियम के लिए यह प्रोसेस आसान हो गया, Cr2+ से Cr3+ बनना आसान हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? हाँ सर, ये समझ तो आ रहा है। ये क्यों हो गया सर? मैंने कहा अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज और देखो, यहां से यहां आए वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मतलब Mn के लिए प्रोसेस और मुश्किल हो गया। Mn से Fe आए तो सर देखो, ये प्रोसेस बहुत आसान हो गया सर। ये वैल्यू बढ़नी चाहिए थी SRP की, ये वैल्यू काफी कम हो गई, मतलब Fe के लिए Fe2+ से Fe3+ में जाना आसान है। मुझे यहां से ये पता लग रहा है क्यों है, देख लेते हैं एक बार के लिए। कंपेरेटिवली लो वैल्यू फॉर Fe, ये जो वैल्यू है बेटा इस SRP की वैल्यू E0 M3+ से M2+ Fe के लिए काफी कम है। होना 1.57 से ज्यादा चाहिए था, लेकिन कम हो गया। कम हो गया इसका मतलब Fe के लिए Fe2+ से Fe3+ जाना आसान हो रहा है। और आसान क्यों हो रहा है? क्योंकि सर Fe जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, Ar 4s2 3d6 होता है। जो Fe3+ है उसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, Ar 3d5 है सर, और 3d5 हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल है तो Fe जो है वो +2 से +3 आसानी से पहुंच जाएगा, इजीली पहुंच जाएगा। और अगर इजीली पहुंच गया मतलब ये जो E0 Fe3+ से Fe2+ है इसका वैल्यू कम होगा सर। अब तो हमें सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे ना। अब अगर हमने एक बार थ्योरी समझ ली ना, तो उसके बाद ये सारे पॉइंट एकदम खटाखट समझ में आएंगे। लेकिन सर एक चीज और देखो, ये जो Mn है ना बेचारा, इसके लिए देखो वैल्यू एकदम से बढ़ गई सर, देखो एकदम से बढ़ गया। ये -1.46 था, यहां देखो -0.37 से -2.27 थोड़ा सा चेंज आया, 0.26 से 0.47 थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन -0.41 से +1.57 सर ये Mn के लिए वैल्यू एकदम से बढ़ गई सर। मतलब कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा वैल्यू होगी सर Mn के लिए, और बहुत ज्यादा वैल्यू होगी इसका मतलब Mn के लिए Mn3+ में जाना बहुत मुश्किल है। और वो 3+ में जाना बहुत मुश्किल क्यों है? वापस से रीजन देखिए सर। रीजन ये है कि जो Mn है वो Ar 4s2 3d5 होता है सर, और जो Mn2+ है वो Ar 3d5 होता है सर। और सर ये जो 3d5 है ये वापस से हाफ फिल्ड हो चुका है, और अगर ये हाफ फिल्ड हो गया तो अब Mn बोलेगा भाई मैं 2+ से 3+ में नहीं जाना चाहता, है ना, मैं नहीं जाना चाहता। और नहीं जाना चाहता इसका मतलब ये प्रोसेस मुश्किल है, और प्रोसेस मुश्किल है इसका मतलब SRP की वैल्यू हाई होगी। प्रोसेस आसान, SRP कम, प्रोसेस मुश्किल, SRP ज्यादा। सिंपल कॉन्सेप्ट, एक ही चीज बार बार हर एक पॉइंट में काम में आ रही है। यस, मेरे हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं क्रोमियम की। देखो मैं आपसे कह रहा था क्रोमियम के लिए ये लेस नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन मोर नेगेटिव हो गया। देखो -0.26 से -0.41 हो गया सर। ये लेस नेगेटिव होना चाहिए था, मोर नेगेटिव हो गया। मतलब क्रोमियम के लिए प्रोसेस एक्स्ट्रा आसान हो गया, इजी हो गया। क्यों आसान हो गया भाई? देख लेते हैं एक बार क्यों आसान हो गया। क्योंकि जो क्रोमियम है, देखो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar 4s1 3d5, और जो क्रोमियम 3+ है वो होता है Ar 3d3। D3 कॉन्फ़िगरेशन है। सोचिए क्रोमियम 3+ है, यहां पर लिगेंड कौन है? पानी, है ना। लिगेंड कौन होगा? पानी, क्योंकि यहां पर आपने पानी तो ले रखा, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और अगर वाटर का मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होगी तो T2G और EG दो अलग अलग। ठीक है सर, तो सर ये है T2G और ये है EG, और आप कह रहे हो कॉन्फ़िगरेशन कहता है D3, और अगर D3 है तो 1 2 3 हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन है किसका? क्रोमियम 3+ का। क्रोमियम 3+ का हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्रोमियम 3+ स्टेबल है, और स्टेबल है इसी वजह से क्रोमियम के लिए 2+ से क्रोमियम 3+ बनना आसान है। और अगर बनना आसान है तो इसका जो SRP का वैल्यू होगा जितना आप सोच रहे हो उससे काफी
कम होगा। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है क्या? क्या जो मैं इतने टाइम से एसआरपी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो सारी बातें मैं किए जा रहा हूं, क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा दादा। क्या चीज क्लियर हुई ना? तो क्रोमियम के केस में आप लोग कहते हो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ T2G कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड, बिकॉज इट इज हाफ फील्ड। यस, क्या यहां तक चीजें समझ में आई क्या आपको? हाँ जी, चलें फिर आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलें, आप कहो तो। अगला पॉइंट समझ लेते हैं। देखो ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है यार, है ना? गुड पॉइंट है ये वाला पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। कहता है कि जो एक्वस मीडियम होता है उसमें CO2+ इज मोर स्टेबल देन CO3+, है ना? CO2+ बहुत ज्यादा स्टेबल है और CO3+ हाईली अनस्टेबल है। देखिए एक बार के लिए हम लोग डेटा निकालते हैं। सर डेटा हमारे सामने ये रहा, ये है सर CO, और अभी हमने बात करी कि जो CO की +2 है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब +3 कम स्टेबल है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, मतलब जो हमने अभी डेटा पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन लिखी गई है कि अगर एक्वस मीडियम की बात करें तो आपका CO2+ काफी ज्यादा स्टेबल है CO3+ के कंपैरिजन में, लेकिन CO3+ is highly stable in complex compounds due to high CFSE released. कहता है कि जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है CO3+, अगर CO3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, तो कॉम्प्लेक्स बहुत भयंकर स्टेबल होता है। और जब तक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा तब तक CO3+ बहुत कम स्टेबल है, CO2+ ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स बनाया CO3+ ने तो बहुत भयंकर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि CO3+ जो होता है बेटा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो स्प्लिटिंग बहुत भयंकर करेगा, CFSE बहुत ज्यादा होगा, और डेल्टा अगर ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो हम लोग ये लिखते थे कि CO3+ के लिए जितने भी लिगेंड्स होते हैं सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। कुछ कुछ याद आया क्या? कि जो वीक फील्ड लिगेंड थे वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते थे। क्यों? क्योंकि CO3+ जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा, साइज बहुत छोटी, डेल्टा बहुत ज्यादा, तो ऐसा लगेगा कि सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। पेयरिंग होगी सबसे पहले। ये पॉइंट बहुत शानदार है। एक्वस मीडियम में CO2+ ज्यादा स्टेबल, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो CO3+ बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखिए सर अगला पॉइंट, ये तो बहुत आसान है। Cr2+, V2+ एंड Ti2+ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। देखिए आपके सामने क्रोमियम, वेनेडियम और टाइटेनियम की बात की जा रही है। क्रोमियम, वेनेडियम और टाइटेनियम की बात की जा रही है। तीनों का जो एसआरपी है सर वो नेगेटिव है, और अगर एसआरपी नेगेटिव है तो अभी मैंने आपसे कहा था ये डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इनका एसआरपी काफी कम है। एसआरपी कम होने की वजह से सर ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी है सर, इनका एसआरपी का वैल्यू काफी कम है सर, है ना? और हाइड्रोजन ये लिबरेट कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड से। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, है ना? ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत आसान पॉइंट है। आगे देखो, फिर इसने एक पॉइंट लिखा है ना? इसने एक पॉइंट लिखा है कि जो स्टेबिलिटी होती है 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट की, क्रोमियम का 3+ ज्यादा स्टेबल है, फिर Fe का 3+ और फिर Mn का 3+। अब ये जो चीज है वो मतलब आपको कैसे पता लगी कि ये ऐसा हो रहा है कि क्रोमियम का 3+ ज्यादा स्टेबल है? देखिए आप डेटा देखिए, क्रोमियम, Fe और Mn, क्रोमियम, Fe और Mn, ये डेटा देखिए, क्रोमियम, Fe और Mn, ये डेटा देखिए आप। क्रोमियम का जो एसआरपी है वो -0.41 है। अगर एसआरपी इतना कम है इसका मतलब क्रोमियम के लिए M2+ से M3+ जाना आसान है, और अगर जाना आसान है, यस, हाँ, अब ये तो हम लोग बोल रहे थे कि अगर एसआरपी कम है तो मतलब 2+ से 3+ जाना आसान है। 3+ जाना कब आसान है? क्योंकि उनकी 3+ ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे जो कम एसआरपी है वो किसका है? क्रोमियम का है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट वो किसका होगा? क्रोमियम का होगा, अगर इन तीनों में कंपैरिजन करें। फिर देखो, फिर एसआरपी किसका है? Fe का। सर Fe का है 0.77,
सर Mn का तो देखो 1.57 है सर, Mn का तो +3 कभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो Mn है वो +2 में ज्यादा स्टेबल है, और जो Fe है उसका 3+ बहुत जबरदस्त स्टेबल है, क्योंकि Fe3+ में अभी हमने लिखा था Fe3+ जो होता है सर वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, देखिए Fe3+, और Mn जो है वो +2 में ज्यादा स्टेबल है, उसका +3 बहुत ही कम स्टेबल है, लेकिन जो क्रोमियम है उसका 3+ सबसे ज्यादा स्टेबल है। और उसका रीजन यही है, ये एसआरपी वैल्यू से पता लगेगा मुझे कि क्रोमियम का एसआरपी सबसे कम है, इसका मतलब इसका एसआरपी सबसे कम है, इसका मतलब इसका 3+ सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे जल्दी 3+ बनाएगा। फिर कौन बनाएगा? Fe, और फिर कौन बनाएगा? Mn बनाएगा सर। तो ये वाला पॉइंट है, छोटा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हो, है ना, ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है, एसआरपी से इसने कंपेयर किया। और ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा। इन जनरल लिखता है स्टेबिलिटी ऑफ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज। लेफ्ट टू राइट जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है। अभी हमने बात करी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आपका एसआरपी है E0 M2+ से M, ये वाला एसआरपी भी लेस नेगेटिव होता जा रहा था। लेस नेगेटिव होने का मतलब यही था कि M से M2+ बनना मुश्किल होता जा रहा था। यस, M से M2+ बनना मुश्किल होता जा रहा था। क्यों मुश्किल होता जा रहा था? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी, इसका मतलब 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जा रही थी लेफ्ट टू राइट जाने पर। और यही चीज अभी हमने देखी, E0 M3+ से M2+, ये भी लेफ्ट टू राइट जाने पर लेस नेगेटिव हो रहा है, जो जनरल ट्रेंड है वो यही कह रहा है। और ये लेस नेगेटिव है, इसका मतलब M2+ से M3+ बनना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों मुश्किल होता जा रहा है? क्योंकि M3+ की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो 2+ की स्टेबिलिटी भी लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो रही है और 3+ की स्टेबिलिटी भी लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो रही है, और वो आपको डेटा से भी दिख रहा है। देखो इनकी +3 ज्यादा स्टेबल है, इनकी +2 ज्यादा स्टेबल है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर +3 की स्टेबिलिटी कम हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बहुत बढ़िया। ये दोनों पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हैं। इन दोनों पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। जल्दी बताओ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगर आप लोग कहो तो, अगर आप लोग कहो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। आ जाओ साहब। एक क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, कहता है कि why is Cr2+ reducing and Mn3+ oxidizing when both have D4 configuration। सर देखो Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन आसानी से? अभी मैंने बात करी, Cr Ar 4s1 3d5, Cr3+ जो है 3d3 हाफ फिल्ड T2G। ओ अरे सर, इसका हाफ फिल्ड T2G है, इस वजह से Cr3+ काफी स्टेबल है, काफी स्टेबल है। इसका मतलब यहां से यहां ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, और अगर ऑक्सीडेशन आसानी से होगा तो ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कहता Mn3+ जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। सर इसका रिडक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज सर जो Mn है वो Ar 4s2 3d5 है, और जो Mn2+ है सर वो Ar 3d5 है। सर वो हाफ फील्ड है सर, और हाफ फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल है, और अगर ज्यादा स्टेबल है मतलब 3+ से 2+ की तरफ जाना चाहेगा, इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, भले ही दोनों का कॉन्फ़िगरेशन Mn3+ सॉरी है ना, Mn2+, हाँ 3+ D4 है तो 3+ से 2+ में जाना चाहेगा, बिकॉज 2+ इज मोर स्टेबल। तो इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये तो बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। यस, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी के साथ इस चैप्टर का मुझे लगता है जो सबसे मुश्किल पोर्शन था, इस पूरे चैप्टर का जो सबसे मुश्किल पोर्शन था, वो आप लोगों ने खत्म कर दिया। इस पूरे चैप्टर का जो सबसे मुश्किल पोर्शन था, क्योंकि उसमें काम में आ रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे ही जनता की एकदम से ऐसे धड़कने बढ़ जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप रिलेट कर दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, तो सर एकदम सोने पे सुहागा हो जाता है ना, सोने पे सुहागा हो गया सर ये तो।
तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने एक एक चीज, एक एक पॉइंट विद लॉजिक और बहुत आराम से समझा है ना। 1 घंटे में हमने सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है, सोचो, है ना। अब ये वाला पॉइंट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपसे कहा था कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसको सेटिस्फाई कौन करता है? वो जनरली या तो ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन। और मैंने आपको लास्ट क्लास में यह भी बोला था कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से भी ज्यादा मतलब कौन सेटिस्फाई करवा पाता है? तो हमने लिखा था ऑक्सीजन। ये ज्यादा सुपीरियर है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने में, है ना। बस इसी चीज को ना मैं आपको डेटा के थ्रू समझाऊंगा, इसी चीज को कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन सेटिस्फाई करता है, और इन दोनों में भी ज्यादा सुपीरियर कौन है? ऑक्सीजन। और उनका रीजन भी मैं आपको समझा चुका हूं। फ्लोरीन के लिए रीजन क्या है? कि इसकी साइज छोटी होती है। साइज ये कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसकी वजह से। और अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है तो वो फ्लोरीन के साथ मिलके लैटिस बनाएगा, और जो लैटिस एनर्जी होगी वो बहुत हाई होगी क्योंकि साइज छोटी है। आपने पढ़ा है लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, हाई लैटिस एनर्जी। तो कहीं पर फ्लोरीन एक बहुत स्टेबल मजबूत बॉन्ड बनाएगा, उसकी वजह से वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करेगा। कहीं पर उसका जो लैटिस बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी वजह से अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, कोई सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्योंकि आपका लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से आपका जो फ्लोरीन होगा वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करेगा। फ्लोरीन ऑक्सीजन क्यों कर पाता है? बिकॉज ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ना, मल्टीपल बॉन्ड है, और इसकी साइज भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है सर, है ना। देखिए आपके सामने एक छोटा सा डेटा लिखा है, एक टेबल बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है। और हो सकता है कुछ बच्चे ये बोलें कि साहब हमें टेबल दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस को कम कर देता हूं, है ना। मेरे हिसाब से अब आपको टेबल सही से दिखाई दे रही होगी। और ये वैसे एनसीईआरटी की ही टेबल है, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रही है अच्छे से तो वो एनसीईआरटी में जाके देख ले, और नहीं तो क्लास खत्म होने के बाद जो ये पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिलेगा, पीडीएफ में ये डेटा बहुत अच्छे से दिखेगा, चिंता मत करो। आइए समझिए आप इस बात को, क्या कहता है ना। वापस से वही हम लोग तो एक एक पॉइंट समझते हैं बहुत आराम से। कहता है कि द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू, किसकी वजह से है? इधर हायर लैटिस एनर्जी, मैंने बोला था ना साइज छोटी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा हो सकती है। कहता एज इन द केस ऑफ CuF3, जैसे CuF3 जो होती है ना, CO जो है CO कोबाल्ट, देखिए ये रहा कोबाल्ट की, कहता है कि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, उसको फ्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि CuF3 के केस में जो लैटिस एनर्जी होती है बहुत हाई होती है। एक तो ये लैटिस एनर्जी का रीजन हो सकता है, या फिर हायर बॉन्ड एंथैल्पी टर्म्स फॉर द हायर कोवलेंट कंपाउंड VF5 एंड क्रोमियम। देखिए जो वेनेडियम है उसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? फ्लोरीन कर रहा है। क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? फ्लोरीन कर रहा है। हमने पढ़ा था कि वेनेडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, यस ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी। इन दोनों को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? फ्लोरीन कर रहा है। टाइटेनियम की +4 है, यहां पर भी फ्लोरीन भी कर रहा है, क्लोरीन भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, लेकिन वेनेडियम और क्रोमियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको सिर्फ फ्लोरीन ही सेटिस्फाई कर रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर फ्लोरीन इनके साथ एक बहुत स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोबाल्ट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? सर उसको भी फ्लोरीन कर रहा है, लेकिन यहां पर जो रीजन है वो ये है कि जो CuF3 का लैटिस है, फ्लोरीन के साथ जो कोबाल्ट 3+ का लैटिस बन रहा है वो लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों में रीजन अलग अलग है। यहां पर रीजन है लैटिस एनर्जी, और यहां पर रीजन है स्मॉल साइज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। एक चीज आप और समझिए, जो Mn होता है, Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7 होती है। लेकिन इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब यह हो गया कि MnF7 नहीं बनता। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब Mn की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, उसको कौन सेटिस्फाई करेगा? फ्लोरीन करेगा। नहीं, Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन सेटिस्फाई नहीं कर पाता। Mn की सिर्फ हाईएस्ट जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी को ही फ्लोरीन सेटिस्फाई कर पाता है।
इसके बाद Mn का फ्लोरीन के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको यहां से देना चाहता हूं, है ना। क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, इसका मतलब फ्लोरीन से सेटिस्फाई करवा दो, और Mn है तो फ्लोरीन खरीदेगा नहीं, गलत बात है। Mn की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही फ्लोरीन सेटिस्फाई कर पाता। हाँ, क्रोमियम की +6 फ्लोरीन कर देगा, वेनेडियम की +5 फ्लोरीन कर देगा। तो सर एक बात बताओ, ये Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन सेटिस्फाई करता है? जा, ये देखिए रहा, the ability of oxygen to stabilize high oxidation states exceeds that of fluorine। मैं आपसे कह रहा था ना, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने में ज्यादा सुपीरियर कौन है? कहता है ऑक्सीजन है। The ability of oxygen to form multiple bond to metal explain its superiority। ये ज्यादा सुपीरियर क्यों है? बिकॉज ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखिए आइए, Mn2O7 बनता है बेटा। Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन Mn ने कर दिया। क्रोमियम की B+6 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है। वेनेडियम की भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है। टाइटेनियम की भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है। स्कैंडियम की भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ Fe3O4 Fe की +3 है, अब ये तो चलो ठीक है, इन पे कोई बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये वाली जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, Mn वाली। यहां से दिखता है, यहां से बिल्कुल साफ साफ पता लगता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने में फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को पीछे छोड़ दिया। सॉरी, ऑक्सीजन ने फ्लोरीन को पीछे छोड़ दिया। Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन ऑक्सीजन कर पा रहा है। सर ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, बताओ जनाब, क्या आप लोग इस चीज को याद रख लोगे क्या? यस, पक्का याद रख लोगे क्या? रख लेंगे सर। आइए आगे चलते हैं, कुछ और छोटी छोटी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम की चीजें पढ़ते हैं। ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए, हमने बढ़ा दी है सर। आओ जनाब, ये एक एक पॉइंट ना बेटा मैं आपको बताऊं, ये एक एक पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट्स नहीं है, ये अपने आप में क्वेश्चंस है ना। ये पॉइंट्स नहीं है भाई साहब, ये अपने आप में क्वेश्चंस है ना। ये अपने आप में क्वेश्चंस है, मैं आपको बता रहा हूं। ये पॉइंट्स नहीं है कि आपने देखा और बस खत्म हो गया, ये क्वेश्चंस हैं। और मैं एक एक पॉइंट को इतना इंफेसाइज कर रहा हूं, इतना धीरे धीरे बता रहा हूं, क्योंकि डी एंड एफ लोग एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। छोटा भले ही चैप्टर हो, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है CuF डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ फ्लोरीन। देखिए, वैसे जो कॉपर होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, लेकिन ये कह रहा है कि जो Cu है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CuF नहीं बनाता कभी भी। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रह पाता फ्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि सर जो फ्लोरीन है ये बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कॉपर को 0 से डायरेक्ट +2 में भेज देता है, डायरेक्ट 0 से +2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, +1 स्टेट आने ही नहीं देता। इसी वजह से CuF नहीं बनता, CuF2 बन जाता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ फ्लोरीन, है ना। अब देख रहे हो आप, कितना लॉजिकल चीज है ये। अच्छा, फिर और देखो, कहता है कि Cu जो है ना वो आयोडीन के साथ CuI2 नहीं बनाता। आयोडीन के साथ कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि जो I- है वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करता है, Cu2 + I- को रिड्यूस कर देता है CuI में, कॉपर +1 में। वैसे ही जो Fe है वो आयोडीन के साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में FeI3 बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो Fe3+ है उसको आयोडीन I- रिड्यूस कर देगा किस में, Fe2+ में। है ना। तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है और कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बड़े ही फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और एक एक रीजन आपके सामने लिखा है। कॉपर फ्लोरीन के साथ +2 बनाता है सीधा, CuF2 बनाता है। कॉपर आयोडीन के साथ CuI2 नहीं बनाता, फ्लोरीन के साथ CuF2 बना लेता है, आयोडीन के साथ Cui बनाता है। क्यों? क्योंकि I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो कॉपर को +2 से +1 में भेज देता है। और Fe जो +3 में आयोडीन के साथ FeI3 नहीं बना सकता, सेम रीजन, I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, +3 Fe को +2 में भेज देगा। कितने लॉजिकल चीजें यार, कितनी प्यारी चीजें, बताओ। यस, सही है। आगे चले हम लोग इसके बाद, ठीक है सर, आगे चलिए।
कुछ और चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। और अगला जो स्लाइड है, भाई, ये स्लाइड भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये स्लाइड भी काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, दोनों ही पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं आपको बताऊं, ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखो, कहता है कि जो कॉपर +1 है वो एक्वस मीडियम में अनस्टेबल होता है और वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। दिख ही रहा है डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, +1 से +2 और +1 से 0, Cu+ का ही ऑक्सीडेशन और Cu+ का ही रिडक्शन। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए किसी रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो यहां पर कॉपर +1 जो है वो एक्वस मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होकर Cu2+ और Cu बना सकता है। अब जैसे ही ये बात कोई बच्चा सुनता है ना, उसको ऐसा लगता है कि उसके दिमाग पे किसी ने लठ मार दिया। अब आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने कहा यार ऐसे कैसे नहीं कहूंगा मैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, 4s1 3d10 होता है, यस। और जो कॉपर +1 है वो तेरा 3d10 कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। ये तेरा फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी तू ये कह रहा है कि जो कॉपर है वो +1 में स्टेबल नहीं है और वो +2 बना रहा है। सर कॉपर +2 कैसे बना लेगा सर? देखिए +2 में तो आपको इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, कहां से? D10 से। मतलब एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो आप कॉपर कॉपर 2+ बनाने के लिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हटा रहा हूं, और बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कॉपर +1 से कॉपर 2+ बनाना काफी मुश्किल है। अरे सर मुश्किल है तो फिर कॉपर +1 से +2 क्यों बन रहा है? मैंने कहा बेटा तूने एक चीज नोटिस नहीं करी, यहां लिखा है एक्वस मीडियम। ये गैसियस मीडियम की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि गैसियस मीडियम में कॉपर जो है वो +1 ज्यादा +1 अनस्टेबल है, नहीं। वो कह रहा है एक्वस मीडियम में +1 कम स्टेबल है, वो +2 में और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सर एक्वस मीडियम ऐसा क्या कमाल हो रहा है कि कॉपर +1 से +2 में चला गया, जबकि उसके लिए तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हाई है, फिर वो +2 में कैसे जा सकता है? मैंने कहा यार हाई तो है, लेकिन हो सकता है उसको एनर्जी कहीं से मिल रही हो। मान ले तुझे कॉपर +1 से +2 में जाना है तो 100 जूल तुझे एनर्जी चाहिए, और मान लो तुझे किसी ने 150 जूल दे दी, तो क्या तू +1 से +2 में नहीं जाएगा? बोले हाँ सर बिल्कुल चला जाऊंगा, भले ही वैल्यू हाई है लेकिन मुझे मिल रही है ना कहीं से, और तो मुझे क्या जोर आ रहा है, मुझे अगर कहीं से मिल रही है तो मैं +1 से +2 में चला जाऊंगा। लेकिन सर ये मिल कहां से रही है, वही समझो। आओ, ये है आपका कॉपर, है ना, गैसियस स्टेट में था, मान लेते हैं एक बार के लिए, Cu+1 में चला गया, है ना, कॉपर से कॉपर +1 बन गया I(E1). कॉपर +1 से अभी भी गैसियस स्टेट में है, कॉपर +1 गैसियस से कॉपर 2+ गैसियस I(E2). अरे सर ये जो वैल्यू है सर ये तो बहुत हाई है सर, ना वेरी हाई वैल्यू है। मैंने कहा बात तो सही है तेरी, बहुत हाई वैल्यू है, मानता हूं मैं तुझे, लेकिन सर मीडियम है कौन सा? एक्वस। अरे सर अगर एक्वस मीडियम है ना तो ये जो Cu2+ है इसका होगा हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन होके क्या बनाएगा? Cu2+ एक्वस बनाएगा। सर इस प्रोसेस में एनर्जी होगी रिलीज, ΔH हाइड्रेशन। सर इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। और जो मैं कह रहा था ना, चाहिए 100 मिल गया 150, चाहिए था 100, यहां से यहां जाने में आपको भयंकर एनर्जी चाहिए, लेकिन इसके हाइड्रेशन में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है कि ये वाली एनर्जी की टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अगर आप एक्वस मीडियम की बात करते हो तो Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+। एक्वस मीडियम में Cu2+ ज्यादा स्टेबल है Cu+ के कंपैरिजन में। अब बच्चा हाइड्रेशन के बारे में सोचता नहीं है, वो सीधा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोचता है, और वो सोचता है कि कॉपर +1 तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो कॉपर +1 ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। नहीं, वो गैसियस मीडियम तक ठीक है, लेकिन अगर एक्वस मीडियम है दैट इज Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+1। भले ही Cu2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड नहीं है, Cu2+ 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होगा, भले ही नहीं है वो स्टेबल, बट स्टिल Cu2+ इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि उसके हाइड्रेशन में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है कि आपको ये जो एनर्जीज है इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बोलेगा भले ही तुम्हें 1000 चाहिए, मैं 1000 से ज्यादा रिलीज कर दूंगा, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? यस, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है बेटा, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ रादर देन Cu2+ aqueous इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ aqueous देन Cu+, व्हिच मोर देन कंपनसेट्स फॉर द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर, है ना। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको कंपनसेट कर रहा है कौन? हाइड्रेशन एंथैल्पी। इस वजह से कॉपर जो है +1 की बजाय +2 में रहना चाहता है एक्वस मीडियम में। बताओ आप लोग,
क्या तुम मेरी बात को समझ गए क्या है? यस, क्या आप लोग मेरी बात को समझ चुके हो क्या बेटा? यहां तक बताना पड़ेगा, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो। नहीं सर, समझ में आ गया। और अगर समझ में आ गया है, आगे बढ़ चलिए। अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाम है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। देखिए, कहता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर शो करते हैं, और कलर का जो रीजन है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पढ़ चुके हैं। कहां पर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। आपको याद है हम लोगों ने ये बात करी थी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें होगा स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग की वजह से T2G और EG के बीच एनर्जी का गैप होगा। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन आपका T2G में प्रेजेंट है, कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा यहां से यहां जाने के लिए, और अगर वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट उसने अब्सॉर्ब करी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई दे जाएगा। आप वहां पर एक चीज और पढ़ते थे कि जो D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है सर, ये जनरली कलरलेस होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं? जनरली कलरलेस होते हैं, और इसका रीजन क्या होता था? क्योंकि सर इसमें कोई डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता था। ये चीज याद है ना? बिल्कुल सेम यही चीज लिखी है बेटा, है ना, यही चीज लिखी हुई है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, और उस फ्रीक्वेंसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, उस लाइट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो आपको दिखाई देता है। अगर मान लीजिए आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो इस इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां आना जाना नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जाना, लोअर डी से हायर डी में जाना, दैट इज कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाता। देखो ये लिखा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी d ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड। यस, कितनी एनर्जी चाहिए? ये कितनी एनर्जी चाहिए सर? डेल्टा ई चाहिए, h न्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अब्सॉर्ब की कोरेस्पॉन्डिंग होती है एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन, द कलर ऑब्जॉर्ब्ड corresponds to the complementary color of the light absorbed। और इस पे मैं क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूं, है ना, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। मैंने साथ साथ आपको यह भी लिखवाया था कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी कलर्ड होते हैं। आपको याद आया? यस, आपको याद आया मेरे हिसाब से कि D0 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी कलर्ड हैं। क्यों? उनका रीजन क्या था? अरे सर, रीजन था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आपको कुछ याद आ रहा है? और ये सब कुछ मैं आपको लिखवा चुका हूं बेटा, मैं वापस इस पे टाइम खराब नहीं करूंगा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लिगेंड टू मेटल, यस, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मैंने आपको लिखवाया था मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर एंड मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यस, और साथ साथ ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि AgBr, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में जहां आपने पोलराइजेशन पढ़ा है, AgI, दीज आर कलर्ड, है ना, ये कलर्ड होते हैं, COUR, कलर्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, है ना। फजान रूल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़े आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़े आराम से, बड़ी साइज होती है ना Br माइनस और I माइनस की, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़े आराम से पोलराइज हो जाता है और उसकी वजह से ही कलर शो करते हैं। यस, अब ये एग्जांपल भी मैं वहां लिखवा चुका हूं कि किसमें LMCT होता है, किसमें MLCT होता है, किसमें MMCT होता है। अब देखिए, कुछ कलर्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना, ये कुछ कलर्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो D0, इन दोनों का D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों के दोनों ही कैसे हैं, कलरलेस हैं। D1, D2, D3, D4, इनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं जो यहां दिखाई दे रहे हैं। क्रोमियम के लिए मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जो क्रोमियम होता है वो क्रोमियम, देखो क्रोमियम 3+ में लिखा है वॉलेट। ये वॉलेट तब होता है जब ये प्योर होता है ना, वॉलेट तब होता है व्हेन प्योर, अगर सिर्फ प्योर Cr3+ है ना, तो ये कैसा होगा, वॉलेट होगा। और ये ग्रीन भी लिखा होता है कई जगह,
ये तब होता है जब ये प्योर नहीं होता, इम्प्योर फॉर्म में होता है ना। तो ग्रीन लिखा हो या फिर कहीं वॉलेट लिखा हो ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यार वहां तो ये लिखा था और यहाँ पर ये लिखा है ना, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि उसकी प्योरिटी कितनी है ना। अगर वो प्योर है तो वॉलेट हो जाएगा, और अगर इम्प्योर है तो वो ग्रीन हो जाएगा। यस, ये कुछ कलर्स आपके सामने लिखे हैं। ये कलर कहाँ काम में आते हैं? वैसे तो सॉल्ट एनालिसिस में ज़्यादा काम में आते हैं, है ना। लेकिन जैसे मान लो आपका Cr3+ हो गया, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला कंपाउंड है। Cr2+ हो गया, है ना, ये भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इसके बारे में। जैसे मान लीजिए Copper 2+ हो गया, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर का होता है। Zn2+, देखो ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर भी dt ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कलरलेस होता है। यस, Fe के जो कंपाउंड्स होते हैं, Fe2+ हो गया, Fe3+ हो गया, इनके बारे में पूछा जाता है। Mn2+ के बारे में पूछा जाता है ना। निकल का कंपाउंड है Ni2+, तो मतलब ये हैं, इनको अगर आप लोग सोल्ट एनालिसिस वगैरह देखोगे ना, तो वहां पर आपको ये खूब जगह पर देखने को मिलेंगे, है ना, ये कलर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें से जितना याद कर पाओ, है ना, भले ही सारे याद ना हो, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में ये वाले दिए हुए हैं, जितने याद कर पाओ कोशिश करना क्या याद करने की, है ना। देखो इसमें से 3-4 तो 3 तो जीरो हो ही गए ना। Zn2+ नहीं होगा आपका, Scandium 3+ नहीं होगा, Titanium 4+ नहीं होगा। टाइटेनियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेनेडियम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लो क्रोमियम हो गया, Mn हो गया, Fe हो गया, है ना, कॉपर हो गया, ये इनके कलर जो है ना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। और मानता हूं मैं एक बार में याद नहीं होंगे, लेकिन टाइम के साथ अगर आप देखोगे तो ऐसा भी नहीं है कि भाई ये बिल्कुल भी याद नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इनको एक बार कोशिश करना, अगर याद हो जाए तो इनसे बढ़िया और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। यस, आपने देखा होगा कि जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं बड़े ही फ्रीक्वेंटली एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, बड़े ही फ्रीक्वेंटली, खूब सारे आपने देखे होंगे कैटलिस्ट। और अगर मैं इसकी लिस्ट आपको दूं ना, तो देखिए ये जैसा आपके सामने लिखे हैं, एफई, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस समझते हो? हेबर प्रोसेस मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता था, N2+3H2 gives 2NH3, N2+3H2 gives 2NH3, इसको आप लोग हेबर प्रोसेस बोलते थे। और ये एडवांस के लिए हम लोग पढ़ेंगे, है ना, एडवांस के सिलेबस में है हेबर प्रोसेस। उसमें आपका एफी जो है वो कैटलिस्ट की तरह यूज होता था, और जो मोलिब्डेनम है वो प्रमोटर की तरह यूज होता था, है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता था, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, और ये भी हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको एडवांस के लिए ग्रुप 16 एलिमेंट पढ़ाऊंगा। उसमें भी जो आपका वेनेडियम का ऑक्साइड है V2O5, ये कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। KClO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन, KClO3 कैसे टूटता है सर? ये टूटा था KCl+O2 में, और इस रिएक्शन में जो MnO2 होता है वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, TiCl4 प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, ये आप लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो यहां पर यूज होता है। हाइड्रोजनेशन जब आप लोग करवाते थे, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाते हो, तो वहां निकल पैलेडियम यूज किए जाते हैं। जब एडम्स कैटलिस्ट, ये ना, रिडक्शन आप लोग करवाते थे, प्लेटिनम का ऑक्साइड, एडम्स कैटलिस्ट बोलते थे, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वहां पर भी ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते थे। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये बड़े ही फ्रीक्वेंटली, डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक के कंपाउंड्स, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, बड़े फ्रीक्वेंटली रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव की तरह यूज किए जाते हैं। अब बात यह कि क्यों किए जाते हैं, इसका रीजन आपके सामने लिखा है। कहता है कि ऐसा इसलिए होता है, दिस एक्टिविटीज एस्क्राइब्ड, लिखता है द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। ऐसा किस लिए होता है? यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है स्कूल एग्जाम्स में। ऐसा इसलिए होता है, लिखता है दिस एक्टिविटीज एस्क्राइब्ड टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसका मतलब ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये 2 रीजन है कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ये अडॉप्ट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसकी वजह से ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। अब आप बोलोगे कि साहब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑप्ट करने से अच्छा, मतलब कैटलिस्ट कैसे हो गया? मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, देखिए। ये आपके सामने एक रिएक्शन है, I- जो है वो I2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब I- का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। और इस रिएक्शन में जो Fe3+ है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म आपके सामने दे रखी है।
मैकेनिज्म ये कहती है कि I माइनस के साथ पहले रिएक्ट करता है कौन, Fe3+। ये जो कैटलिस्ट है वो I माइनस के साथ रिएक्ट करता है और I माइनस को I2 में भेज देता है, मतलब I माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो Fe3+ का ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन होगा और Fe3+ इसमें कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में। अब ये जो Fe2+ बना है, इस Fe2+ को वापस कौन ऑक्सीडाइज कर देता है, H2O8 Fe3+ में, और खुद ये चला जाता है SO4 में। तो अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हो तो इस मैकेनिज्म में आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो Fe है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को अडॉप्ट कर रहा है। पहले Fe3+ Fe2+ में जा रहा है और फिर Fe2+ वापस Fe3+ में जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है, आप लोगों ने कैटलिस्ट की डेफिनेशन ही यही पढ़ी है कि जितना वो किसी भी रिएक्शन के शुरू में यूज किया जाता है, उसका मास या फिर उसका केमिकल कंपोजिशन वो चेंज नहीं होता। जो पहले था लास्ट में भी केमिकल कंपोजिशन और उसका मास एज इट इज वही रहता है। यस, बात समझ में आ रही है आपको? तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो Fe है वो Fe3+ जो है वो एक अच्छा कैटलिस्ट है, क्योंकि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर सकता है और जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी केमिकल रिएक्शन, जैसे इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड था। और इसमें मुझे दिख रहा है कि I माइनस का ऑक्सीडेशन किया किसने, एक्चुअली Fe3+ ने किया है ना। I माइनस का ऑक्सीडेशन किसने किया, मैकेनिज्म से मुझे ये पता लग रहा है Fe3+ ने किया। ठीक है ना? ठीक है सर। तो ये कुछ कैटलिस्ट मैंने आपके सामने लिखे थे। कुछ और कैटलिस्ट भी आप लोग लिख सकते हो। PDCl2 वैकर्स प्रोसेस में यूज होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा आप लोगों ने। ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस होता है ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस, जिसमें हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ HNO3, है ना। ये भी मैं एडवांस के लिए आपको पढ़ाऊंगा, ये एडवांस के सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में नहीं है। डेकन्स प्रोसेस, उसमें क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है ना, उसमें CuCl2। ये सारे क्वेश्चन ना कहीं जे एडवांस जेई में पूछे गए हैं भाई, है ना। इसी वजह से मैं ये कैटलिस्ट, काफी सारे कैटलिस्ट एक साथ लिख के लाया हूं। हालांकि इतने सारे कैटलिस्ट एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने काफी सारे कैटलिस्ट जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं आपकी केमिस्ट्री के अंदर, वो मैंने कैटलिस्ट यहां लिखने की कोशिश करी है। हाँ, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि इतने ही कैटलिस्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ इतने ही कैटलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी कैटलिस्ट हो सकते हैं। आपको अगर इसके अलावा भी कहीं पर भी कोई भी कैटलिस्ट मिले जो डी एंड एफ फ्लो एलिमेंट से रिलेटेड है, तो उसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। यहां जब आप लोग कैटलिस्ट पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिख लें, ताकि आपके लिए ये चीज आसान हो सके, रिवीजन वगैरह इजी हो सके। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कहता है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn+ आयन। अच्छा, Zn+ आयन जो है ना, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, देखो देख लेते हैं एक बार, है ना। बेटा देखो, जिंक तो आप लोग जानते ही हो ना, है ना। जिंक होता है सर Ar4s2 3d10, और Zn+ लिखा है, इसका मतलब Ar3d10 4s1, इसकी बात हो रही है सर। इसके लिए n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 0 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कितना होगा, 0 होगा ना। ये आप लोग जानते हो, इसमें क्या बताना है यार। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले से ही। हाँ, एक क्वेश्चन ये देखिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे। मैं आपसे कह रहा था ना, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। लिखता है कि द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनकरेक्ट कौन सा है, दे हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी, बिल्कुल करेक्ट है। वो जो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल। दे आर वेरी हार्ड, बिल्कुल होते हैं हार्ड। दे आर केमिकली रिएक्टिव, गलत बात है। दे आर केमिकली इनर्ट, प्रॉपर्टीज में जाके देखना, वहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ था दे आर केमिकली इनर्ट। अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया कि द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहां है। अरे सर, ये स्कैंडियम। स्कैंडियम सर नहीं करता वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो, नहीं करता। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन मेरे हिसाब से मैं करवा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन जिंक होता है इसमें, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया। कहता है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताइए इन सब का। ये ऐसी नहीं है बेटा, स्कैंडियम है 3+, स्कैंडियम 3+ है। यस, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। सर मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n × n+2 बोर मैग्नेटोन, ये होता है सर म्यूस, और यहां पर n होता था अनपेड इलेक्ट्रॉन। सर स्कैंडियम जो है ना, Ar4s2 3d1, स्कैंडियम 3+ क्या हो गया, Ar, इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा सर। 0 होगा मतलब ये वाले जो 2 ऑप्शन है ये तो उड़ गए सर, ये तो नहीं हो सकते। अब बाकी 2 चेक कर लो। सर टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है Ar,
4:2 3D2, और टाइटेनियम का 3+ दे रखा है, इसका मतलब सर ये हो गया AR 3D1, और D1 है मतलब n की वैल्यू 1 है, 1 है इसका मतलब √1 इंटू 1+2 √3, 1.73 आएगा कुछ। डी ऑप्शन है सर, बाकी वो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर मुझे। 2022 में क्वेश्चन आया कि इन 3D सीरीज द मेटल हैविंग द हाईएस्ट, ये देख लो मैं आपसे कह रहा था ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए होता था? कॉपर के लिए होता था, और अकेला था जिसके लिए पॉजिटिव होता था। द फॉलोइंग पेयर 2022 का एक और क्वेश्चन है कि जिसमें दोनों मेटल आयन कलरलेस है, स्कैंडियम D0 कॉन्फ़िगरेशन, जिंक 2+ D10 कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में ही DD ट्रांजिशन नहीं होगा और ये दोनों कलरलेस होंगे। Among CO3+, CO3+, Ti2+, V2+, and Cr2+ ion, one if used as a reagent cannot liberate hydrogen from dilute mineral acid solution. The spin only magnetic moment in gaseous state. भाई अब ये आ रही है खुद करना है ना, इन सब के पोटेंशियल आपको कॉपी में लिखवा रखे हैं, चेक कर लेना किसका पोटेंशियल। ये मेरे हिसाब से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये तो लिखवाया था तुम्हें कि ये डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता था, है ना। कोबाल्ट का चेक कर लेना बस आप लोग, आंसर मिल जाएगा। ये देखो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, और इसमें आपसे पूछा है कैटलिस्ट कौन कौन से यूज होंगे। देखिए ये वाला देख रहे हो, ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस वाला था ना, ये अमोनिया फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस अभी लिखवाया था, हैबर प्रोसेस है ये, और हैबर प्रोसेस में आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता था, याद आया कुछ। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन से वेजिटेबल घी बनता था, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन रहा है, इसमें कौन सा यूज होता था? निकल। यस, तो मेरे हिसाब से हो गया, 4 वाले में 4 यूज होगा, 4 वाले में 4, तो ये 2 ऑप्शन उड़ गए, और 3 वाले में 1, 3 वाले में 1, सर एक ही बचा, ये रहा सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी आप लोग चेक कर सकते हो। 2023 में क्वेश्चन आया, 2023 में क्वेश्चन आया, कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। मैग्नीज एग्जिबिट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड, अभी बताया था मैग्नीज +7 में सिर्फ ऑक्साइड बना सकता है Mn2O7, सर ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 अगर सही है इसका मतलब ये वाला ऑप्शन उड़ गया, ये वाला ऑप्शन उड़ गया। रुथीनियम एंड ओस्मियम एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी, ये भी सही। अरे सर ये तो खत्म हो गया सारा ही। क्रोमियम शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6, बिल्कुल क्रोमियम बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो Cr3+ में बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है। स्कैंडियम कभी भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। देख रहे हो आप, ये 2023 का क्वेश्चन भाई, बहुत सिंपल साधारण से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊं। एक और 2023 का क्वेश्चन है आपके सामने, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, द मेटल आयन व्हिच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जिसका नेगेटिव है वो कर पाएगा। नेगेटिव किस किस का है? वेनेडियम का है, और दूसरा मुझे क्रोमियम का दिख रहा है ना, वेनेडियम और क्रोमियम, ये रहा साहब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सर। क्या ही करना है, होमवर्क क्या है? रिवीजन है, और क्या है। एक मैं आपको और होमवर्क देना चाहता हूं, जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आए तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ के आए, है ना। मैं आपको नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देना चाहता हूं। सर ये कहां से पढ़ के आना है? ये आपको पढ़ के आना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। कहां से पढ़ के आना है बेटा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पढ़ के आना है, ठीक है। पढ़ाओगे क्या? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आप लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ के आओगे, है ना। और जो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है उसमें से आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ सकते हो पूरा, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें एक्सेप्ट K2Cr2O7 एंड KMnO4, है ना, ये नहीं पढ़ना है। इनके क्वेश्चंस आपको नहीं करने, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट जो सेशन होएगा उसमें K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, ये हमें पढ़नी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो अपनी फ्राइडे की क्लास होगी उसमें इसको पढ़ेंगे, और एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो खत्म हो ही जाएगा फ्राइडे तक बड़े आराम से, फ्राइडे वाली क्लास में, या फिर थोड़ा बहुत बचा तो 10-15-20 मिनट का सैटरडे वाली क्लास में खत्म हो जाएगा। सैटरडे को हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम होगा सॉल्ट एनालिसिस, है ना, और वो जेईई मेंस से पहले का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, है ना।
और उसके बारे में भी करेंगे हम लोग बात, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि इसको आप लोग पढ़ लें अच्छे से, है ना, इसको आप अच्छे से कर लें। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसकी जो थ्योरी है, ये क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से कर ली तो क्वेश्चंस अपने आप ही हो जाने। तो थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें, जो शुरू के 2 लेक्चर थे उसको भी एक बार वापस रिवाइज कर लें, और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इतना पढ़ के आएँ, नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीज़ों का बर्डन ना लेके आएँ। 1.5 घंटे का लगभग मैंने सेशन लिया है, हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाए, है ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वाले सेशन को कवर करने में। यस, लेकिन कर लें यार एक बार के लिए अच्छे से, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। एक और चीज़, आप सारे स्टूडेंट को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप एंजॉय करें फेस्टिवल भी, लेकिन साथ साथ ये वाला भी काम थोड़ा सा देख लें, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।